वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ऑटोकैटालिसिस। उससे पहले हम एक टर्म की बात करेंगे जो है होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट हमारे पास इन होमोजीनियस कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज। होमो मीन सेम, जीनियस मीन टाइप, जिसमें हमारे पास क्या होता है रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट जो हैं वो सेम फेज में होते हैं। सेम फेज मीन दैट अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो कैटलिस्ट भी क्या होगा, सॉलिड फेज में होगा। अगर रिएक्टेंट लिक्विड है तो कैटलिस्ट भी क्या होगा, लिक्विड फेज में होगा। इसकी हमारे पास जो एग्जांपल है वो ऑटोकैटालिसिस है। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है, एंजाइम कैटालिसिस और एसिड बेस कैटालिसिस। अ टाइप ऑफ कैटालिसिस इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ऑटोकैटालिसिस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास रिएक्टेंट की कुछ कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें से जो एक प्रोडक्ट है वो कैटालिस्ट के तौर पर एक्ट करता है और रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। रिएक्शन पहले क्या था, स्लो था। इसकी एग्जांपल में है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड इज एग्जांपल ऑफ ऑटोकैटालिसिस। इसमें ये हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है, KMnO4 हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है और हमने कहा था कि एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, इसके लिए हमने एसिड यूज़ किया जो कि सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिसमें मैंगनीज सल्फेट जो है वो ऑटोकैटालिसिस के तौर पर एक्ट करता है और रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइनेटिक्स ऑफ ऑटोकैटालिसिस की, जिसमें हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्टेंट A है, वो हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है B और C प्रोडक्ट में। अब ये जो B है ये हमारे पास जो है ये एक्ट करेगा एज अ ऑटोकैटालिसिस के तौर पर, हमारे पास ये एक्ट करेगा और ये दोबारा जो है वो रिएक्टेंट के साथ जाके रिएक्ट करेगा जो रिएक्टेंट A है और हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा B+B+C, यानी कि हमारे पास ये न्यू प्रोडक्ट और अगेन कैटलिस्ट, कुछ कैटलिस्ट जो है, और ये C हमारे पास जो है इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें हुआ क्या है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट था उसकी कुछ कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई, जिसमें से B जो है वो ऑटोकैटालिसिस के तौर पर एक्ट किया और कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करके रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट किया और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बन गए। कि जैसे हमारे पास जब टाइम t 0 था तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 थी, यानी कि अभी रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हुए थे, यानी कि एब्सेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स थी यहाँ तक। उसके बाद जैसे ही कुछ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो प्रोडक्ट में एक जो है B जो है वो ऑटोकैटालिसिस के तौर पर रिएक्ट किया और हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी ड्यू टू द फास्ट ऑफ द रिएक्शन। और एक वक्त ऐसा आया जब हमारे पास जो है सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रही है टोटल कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट्स को। उसके बाद है हमारे पास केसेस हैं ऑटोकैटालिसिस के। ऑटोकैटालिसिस का जो केस नंबर 1 है उसमें क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑटोकैटालिसिस यानी कि B इज़ 0, कंसंट्रेशन ऑफ ऑटोकैटालिस्ट इज़ नॉट 0 सेकेंड केस में, और थर्ड केस नॉन ऑटोकैटालाइज्ड रिएक्शन एंड ऑटोकैटालाइज्ड रिएक्शन एज अ पैरेलल रिएक्शन। नॉन ऑटोकैटालाइज्ड रिएक्शन का मतलब है कि अभी रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, इसलिए वो रिएक्शन क्या है, नॉन ऑटोकैटालाइज्ड है। और ऑटोकैटालाइज्ड रिएक्शन यानी कि कुछ कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट्स की है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, इसलिए उसमें जो प्रोडक्ट एक बना है वो कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करेगा तो रिएक्शन। ये थर्ड केस है। केस 1 की बात करते हैं जब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑटोकैटालिस्ट की 0 है, यानी कि हमारे पास A एक रिएक्टेंट है जिसकी कुछ कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुई B और C में। अब B ऑटोकैटालिस्ट के तौर पर एक्ट किया और वो रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट किया, हमारे पास B+B+C हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बन गए और हमारे पास रेट कांस्टेंट इसके लिए हमने क्या रखा, K1। जब टाइम t 0 था तो A की जो कंसंट्रेशन थी उसको हम लेट कर लेते हैं, वो हमारे पास स्मॉल a थी। अभी कोई भी तब टाइम t 0 पे रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं थे हुए, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, 0। आफ्टर टाइम t पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए और उसको हम लेट कर लेते थे वो x है, और हमारे पास जो A की कंसंट्रेशन जो लेफ्ट रहेगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, A-x। रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे फाइंड करते होते हैं, बाय रेट ला एक्सप्रेशन के ज़रिए। वो हमारे पास क्या होता है, dx/dt। dx/dt के क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा इस इक्वेशन के रिएक्टेंट्स के, क्योंकि हमारे पास रेट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है रिएक्टेंट्स के। रिएक्टेंट A एंड रिएक्टेंट B हमारे पास आ जाएगा एट अ टाइम t है, तो इसलिए ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो A और B की जगह हमारे पास आ जाएंगी।
ए की हमारे पास क्या आई ए माइनस एक्स और बी की क्या आई एक्स। प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा K1 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लेते हैं, ये हमारे पास क्या है इक्वेशन 1 आ गई है। व्हेन x इज़ ज़ीरो, ज़ीरो पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 में तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी dx बाय dt इज़ इक्वल टू K1। x की जगह हम क्या पुट करेंगे 0 और यहाँ पे भी 0, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट बाय ड्राइंग द ग्राफ। ये ग्राफ जो है वो हमने रेट एक्सप्रेशन और ऑटो कैटालिसिस यानी कि x के बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ x के बिटवीन हमने ड्रॉ किया है, यानी कि ऑटो कैटालिस की कंसंट्रेशन जो कि x है एट अ टाइम t पर। शुरू में हमारे पास जब एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन हमारे पास जो जैसे ही हमारे पास ऑटो कैटालिस्ट बनता है तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाता है इंक्रीज़ हो जाता है। ये लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है। फिर एट द मैक्सिमम रेट पर हमारे पास जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो ज़ीरो हो जाता है और फिर वो कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास रेट मैक्सिमम है और ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट पर x की कंसंट्रेशन जो है ए हमारे पास क्या था रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो हाफ हो गई। ये जो हमने रेट इक्वेशन 1 पीछे निकाली थी ये हमने वो लिख ली है। dx बाई dt भी हमारे पास एक्चुअली रेट ही होता है, dx बाई dt भी हमारे पास रेट ही होता है। ये हमने वो इक्वेशन लिख ली। इक्वेशन 1 को हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट के लिए यहाँ पे d बाई डी एक्स और इस इक्वेशन के k1 और x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, k1 को a से और x को b, तो k1 ax आ गया, k1 को x से कराया तो k1 x स्क्वायर आ गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करा के हमारे पास ये वैल्यू आ गई और डिफरेंशिएट के लिए d बाई डी एक्स इसके साथ आ गया। हमने यहाँ पे ग्राफ में देखा था कि हमारे पास जो है डिफरेंशिएट रेट जो है एट मैक्सिमम पर हमारे पास क्या होगा ज़ीरो होगा, तो हमने इसलिए यहाँ पे एट मैक्सिमम पे कहा कि हमारे पास जो रेट है वो ज़ीरो है। सो हम इसको ज़ीरो कर देंगे, ये वैल्यू ज़ीरो होगी, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब डिफरेंशिएट यहाँ पे डिफरेंशिएट हमने ये डिफरेंशिएट की वैल्यू को हमने इसके साथ भी और इसके साथ भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये k1 और a ये हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, सो ये डिफरेंशिएट के बाहर आ जाएंगे, इसको हमने बाहर लिख लिया और डिफरेंशिएट x आ गया। फिर ये डिफरेंशिएट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, k1 कांस्टेंट इसको बाहर लिख लिया और ये डिफरेंशिएट जो है वो x स्क्वायर के साथ ये आ गया। ठीक है, अब k1a एज इट इज़ आ जाएगा, d बाई डी एक्स का डिफरेंशिएट जो है वो 1 होता है, तो इसलिए ये k1a एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद है k1 एज इट इज़ आ गया और इसका डिफरेंशिएट हम कैसे लेंगे कि पावर 2 को नीचे उतारेंगे, तो पहले इसको नीचे उतारा फिर 2 में से 1 कम करेंगे, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन जो है वो हम कैसे निकालेंगे कि x पावर यानी कि 2 को पहले नीचे उतारा फिर 2 में से 1 कम किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 2x, तो वो हमारे पास ये 2 और x आ गया, 2 और x आ गया। ये वैल्यू इधर माइनस हो रही थी इधर आके प्लस होगी और x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो x इधर रह गया, k1 से कैंसिल हो गया और a बाई 2 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम सेकंड केस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।